ओके, सो वेलकम अगेन। आप सबको मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारे पास ये जो बुक है ये मेरे द्वारा लिखी गई है। इसको मैं इसके अंदर के सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आज हम मटेरियल साइंस के एमसीक्यू करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं वो इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। जो नहीं आएंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आए हैं वो मेरे पास जरूर इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिड्यूस द रेजिडुअल स्ट्रेसेस विद इन द स्टील स्ट्रक्चर। तो स्टील स्ट्रक्चर के अंदर स्टील, देखिए हमारे पास होता क्या है, सीधी सी बात है भाई साहब, किसी चीज को खींचोगे अचानक से, उसको मरोड़ोगे तो उसके अंदर स्ट्रेसेस आ जाती हैं, स्ट्रेसेस बिल्ट हो जाती है उसके अंदर। जैसे आप सीधी सी बात बताऊं, आप कभी भी एक्सरसाइज करो तो पहले एक बार वार्म अप जरूर कर लेना। ये हम आम जब भी जिम वगैरह में जाते हैं, जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो सिंपल सी बात ये करते हैं। तो होता क्या है, हम जब पहले वार्म अप कर लेते हैं उसके बाद हम जैसे मर्जी तोड़े मरोड़े, स्ट्रेसेस नहीं आती हमारी बॉडी में। तो हमारे पास अगर स्ट्रेसेस आ जाएं तो क्या करना पड़ता है हमें हमें हॉट फॉर्मिंग, कॉल्ड फॉर्मिंग, हीट ट्रीटमेंट या वेल्डिंग। तो हीट ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ती है, हीट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सो हमारे पास सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। Which of the following process generally does not occur during the heat treatment of steel? तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील करते हैं जब, तो उसके अंदर कौन सी प्रोसेस नहीं होती? रीवर्क, रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन या ग्रेन ग्रोथ। जल्दी से आप जितनी जल्दी आंसर देंगे उतना जल्दी हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तो ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। शाबाश जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारे पास इसके अंदर आंसर क्या है, इसमें से प्रोसेसेस कौन सी नहीं होती? तो रीवर्क नहीं होती। मतलब ए इज द राइट आंसर कि हमारे पास जो फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट ट्रीटमेंट के अंदर, स्टील के अंदर, स्टील की जब हीट ट्रीटमेंट करते हैं तब नहीं होती, तो रीवर्क हमारे पास नहीं होती है, रीवर्क नहीं होती। रिकवरी होती है सबसे पहले, पहला मतलब ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहले रिकवरी, फिर रिक्रिस्टलाइजेशन और फिर ग्रेन ग्रोथ हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास इस तरह से चलती हैं, हमारे पास चलती हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके ओके, थर्ड, आफ्टर कोल्ड फॉर्मिंग, आफ्टर कोल्ड फॉर्मिंग स्टील बॉल आर सब्जेक्टेड टू। हमारे पास कोल्ड फॉर्मिंग अगर करते हैं स्टील बॉल्स के ऊपर, तो हमारे पास उसके बाद क्या करते हैं? नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या स्ट्रेस रिलीविंग। जल्दी से क्विक क्विक स्पीड अप आंसर देते जाएं। आप बेटा ये लिख सकते हैं ए का आंसर, बी का आंसर। आप जब ये नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं पता लगेगा आप किसका आंसर दे रहे हैं, किसका आंसर दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? कोल्ड फॉर्मिंग कर रहे हो, उसके कारण हमारे उसके अंदर क्या होगा? स्ट्रेसेस आ जाएंगे। तो स्ट्रेस रिलीविंग करेंगे हम, क्या करेंगे उसके ऊपर? स्ट्रेस रिलीविंग करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द करेक्ट प्रोसीजर टू इंक्रीज द फटीग लिमिट। फटीग लिमिट को बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा नहीं है? कोल्ड वर्किंग, शॉर्ट पिनिंग, सरफेस डीकार्बोनाइजेशन या अंडर स्ट्रेसिंग। इसमें से नॉट द करेक्ट प्रोसीजर पूछ रहा है, करेक्ट प्रोसीजर नहीं है। तो आपको याद रखना है, इसमें फटीग लिमिट बढ़ाने के लिए ये सभी प्रोसेस करी जा सकती है, कोल्ड वर्किंग, शॉर्ट पिनिंग, अंडर स्ट्रेसिंग। लेकिन सरफेस डीकार्बोनाइजेशन ये कोई प्रोसेस नहीं है जिसके कारण फटीग लिमिट को बढ़ाया जा सके, फटीग लिमिट को बढ़ाया जा सके, फटीग लिमिट को बढ़ाया जा सके। और जो भी लाइव है उनको मैं यही कहूंगा, आप अपनी तरफ से आंसर देते जाएं, आप अपनी तरफ से आंसर देते जाएं, ताकि आप मुझे यह पता लगे कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी नहीं है, किस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। विच बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अ स्मॉल सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द जॉब कैन बी हार्डन। कहता है कि हमारी एक कोई, मान लीजिए इस तरह से पूरा पीस है, वर्क पीस, हम कहें इस जगह को आप हार्ड करो, इस सिर्फ एक पॉइंट को हार्ड करो, इस जगह को हार्ड करो। तो उसके लिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अ स्मॉल सिलेक्टेड पोर्शन
कैन बी हार्डन, तो इसके किया जा सकता है नाइट्राइडिंग के साथ, ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है, नाइट्राइडिंग के साथ, साइनाइडिंग के साथ, पैक हार्डनिंग के साथ, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देखो बेटे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपने आंसर देंगे तो आपका ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास इंडक्शन हार्डिंग जो होता है, इसका आंसर आना क्या चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन अगर ये आ जाए तो आप कह सकते हो कि आप एक जगह को, आप एक पॉइंट को आप हार्डन कर सकते हो, लेकिन पूरे के पूरे सरफेस को करना है तो ये सब कुछ करते हैं, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, पैक हार्डनिंग, लेकिन हम एक स्पेशल सिलेक्टेड पोर्शन को करना हो तो हम इनका यूज नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा इंडक्शन हार्डिंग। वो हमारे पास नहीं दे रखा है, वो हमारे पास नहीं दे रखा है, इसलिए ये। ओके, सिक्स्थ का देखते हैं। सिक्स्थ का, ड्यूरिंग क्वेंचिंग मार्टेनसाइट इज प्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास क्या आता है, ड्यूरिंग क्वेंचिंग मार्टेनसाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, विद एन एप्रोप्रिएट कूलिंग rate such that the carbon has time to migrate, with the low cooling rate, रैपिड कूलिंग रेट, या मीडियम कूलिंग रेट। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से आप भी रिप्लाई करें बेटा, आप भी रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी से। देखिए हमारे पास, याद रखिए, जब भी गर्म करेंगे चीज का, ये हम ट्रिपल टी डायग्राम में समझते होते हैं। अगर आपने ये ट्रिपल टी डायग्राम समझा हुआ है, अगर मेरे से चीजें पढ़े हो, देखो जो जो वीडियो मैं दे रहा हूं आपको, उन वीडियो को एक एक को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से समझो। हमारे पास उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, इस तरह से कर्व चलती है, इस तरह से कर्व चलती है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो कर्व चलती है, इस तरह से हमारे पास एक सी कर्व बनेगी इस तरह से। ओके, तो हमारे पास होगा क्या कि अगर तो आप स्लो कूलिंग करोगे, स्लो कूलिंग करोगे, धीरे धीरे कूलिंग करोगे, और उसके बाद एक टाइम पर इसको रोकोगे, स्लो कूलिंग, वेरी वेरी स्लो कूलिंग करोगे, तो आपको कोर्स पर लाइट मिलता है। क्या मिलता है, कोर्स पर लाइट मिलता है। लेकिन अगर आप, ये क्या है, वेरी वेरी स्लो कूलिंग, वेरी वेरी स्लो कूलिंग, तो कोर्स पर लाइट मिलता है, कोर्स पर लाइट मिलता है। अगर आप इसको थोड़ी और कूलिंग स्पीड बढ़ाओगे, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाओगे, स्लो कूलिंग करोगे, वेरी वेरी नहीं है, स्लो कूलिंग है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको फाइन पर लाइट मिलेगा, फाइन पर लाइट मिलेगा, इस तरह का हमें मिलेगा। उसके बाद हम और ज्यादा, अगर गर्म और ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं, ठंडा करने की स्पीड बढ़ाते हैं, तो हमारे पास उसके अंदर बेनाइट मिलता है, बेनाइट मिलता है, और बहुत कुछ होते हैं, लेकिन मेन बता रहा हूं आपको। अगर अचानक से ठंडा कर दोगे, स्पीड से ठंडा कर दोगे, तो ये अगर स्पीड से ठंडा करोगे तो मार्टेनसाइट मिलता है, मार्टेनसाइट मिलता है। ये क्या करते हैं, क्वेंच कि अचानक से वाटर में डाल दिया, अचानक से वाटर में डाल दिया, तो हमारे पास क्या होगा, अचानक से ठंडा हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हमारे पास क्या होगा, रैपिड कूलिंग रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैपिड कूलिंग रेट, सी इज द राइट आंसर। सिक्स का सी, शाबाश शाबाश, जिन्होंने सी दिया है शाबाश। आगे चलिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। अब ये क्या चीज है, अब आप देखोगे अब ये हम मोस्टली हम ऐसे क्वेश्चन नहीं देखते हैं, पहले बताता हूं, मोस्टली हम ऐसे क्वेश्चन नहीं देखते, लेकिन अगर आप देखोगे ना ऑस्टेनेटिक, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं क्यों नहीं पढ़ते, रीजन है ऑस्टेनेटिक, ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील। आपको एक चीज दिखाता हूं तब आपको समझ आएगा। ये देखिए स्टेनलेस स्टील, अब इसके अंदर जाएंगे और इसके ग्रेड्स देखना, ये देखना, मतलब स्टेनलेस स्टील ही जो है उसका इतना ज्यादा रेंज है। ऑस्टेनाइट जो है, ये चीज आपको दिख रही है या नहीं, ये चीज दिख रही है या नहीं, मुझे नहीं लगता ये दिख रहा होगा। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको यहां पे ले चलता हूं इसको। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, चीजें करवाने वाली बहुत है, मतलब आप स्टील के अंदर घुसोगे ना, स्टील सारी जिंदगी स्टील को समझ सकते हो, इतनी बड़ी चीज स्टील है। ये देखो, अब देखो स्टील के ग्रेड्स देखो,
ऑस्टेनाइटिक 201 ग्रेड, कार्बन 0.15। कार्बन की परसेंटेज को देखना, जब तक आप इन चीजों के अंदर नहीं घुसते आपको मजा नहीं आने वाला। सिर्फ 0.15 कार्बन देखो। ऑस्टेनाइटिक हमारे पास 304 ग्रेड 0.007 कार्बन, ऑस्टेनाइटिक 316 ग्रेड 0.008 कार्बन। फेराइट आपके पास स्टेनलेस स्टील है, फेराइटिक है 409। इतने सारे ग्रेड्स, इतना कुछ, तो हम इसलिए बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ते स्टेनलेस स्टील के। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि स्टेनलेस स्टील के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें क्या है हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट याद रखें, इट कैन नॉट बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट से आप इसको हार्ड नहीं कर सकते हैं, ये इसकी राइट बात है। दे कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम। हाँ, क्रोमियम इसके अंदर काफी ज्यादा होता है। इट इज सुटेबल फॉर यूज इन क्रोसिव फेयरली हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट, मतलब क्रोजन नहीं लगेगा इसके ऊपर। द ऑस्टेनेटिक फेज इज स्टेबलाइज्ड एट रूम टेम्परेचर बाय एडिशन ऑफ निकल। निकल हम अगर ऐड करते हैं तो ये स्टेबल रहता है। तो ये बात सच है, ये बात हमारे पास सच है। ओके, तो ये हमने ये चीज समझनी थी, ये सही चीज हमने समझी है। ओके, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहां पे आ जाते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ओके ग्रेट, ये देखते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैन वी यूज टू चेंज द कार्बन परसेंटेज, involve heating steel to a temperature above recrystallization point and then cooling, is effective when the carbon percentage is lower than 0.8, cannot be used to relieve local stress and strain। तो 8th का आंसर क्या होगा? जल्द आप भी रिप्लाई करो बेटा, आप भी रिप्लाई करो। तो हम देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं, क्रिस्टल को चेंज करते हैं। देखो, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ये कभी भी हम ऐसे नहीं कहते ना कि फिक्स। आप अगर देखोगे, मैं आपको यहाँ पे अगर आयरन कार्बन डायग्राम में मैंने आपको समझाया था, आयरन कार्बन डायग्राम में आपने देखा था, आयरन कार्बन डायग्राम में लाइनें कुछ देखी थी, इस तरह से अल्फा चलता है, उसके बाद हमारे पास गामा आता है, ठीक है, यहां पर। तो ये हमारे पास जो गामा आता है ना, अल्फा से गामा जाते हैं तो एक लाइन आती है इस तरह से टेढ़ी। तो अल्फा से गामा में जब चेंज हो रहे हो, यहाँ पे लाइंस है कुछ, ये लाइंस है, आप इसको क्रॉस कर जा सकते हो, आप उसका क्रिस्टल चेंज कर सकते हो, लेकिन एक फिक्स पॉइंट नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि कार्बन पे डिपेंड करता है कहां से आप एंटर करोगे। यहां से करोगे किस टेम्परेचर पे, कार्बन परसेंटेज यहां तो किस टेम्परेचर पे, कार्बन परसेंटेज यहां पे है, कार्बन अगर बिल्कुल ही नहीं है तो यहां पे है। तो हमारे पास प्योर आयरन का हम कह सकते हैं, प्योर आयरन का फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर स्टील है तो उसका फिक्स नहीं कर सकते, तो हम उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोल देते हैं। ओके, तो ये क्या है, इन्वॉल्व हीटिंग स्टील टू अ टेम्परेचर अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट एंड देन कूलिंग। सो इसको हीट ट्रीटमेंट हम कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट, अगर आपको इंटरव्यू में कहीं पे भी पूछता है कि हीट ट्रीटमेंट क्या है, तो आपने यही कहना है कि ऐसा नहीं कि सर गर्म करना, नहीं, हीट ट्रीटमेंट क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जाइए, क्रिस्टल चेंज करिए, उसके ग्रेन्स चेंज कीजिए, उसकी क्वालिटी चेंज करिए और ठंडा करने लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 9th, डैश हैज हाई टेंडेंसी टू गेट वर्क हार्डन। वर्क हार्डन करने के लिए हाई टेंडेंसी रहती है लेड की, एल्यूमिनियम की, ब्रास की, सिल्वर की। 9th का जल्दी से रिप्लाई करेंगे बेटा, 9th का जल्दी से बेटा, आप भी मेरे साथ साथ करते रहे तभी फायदा मिलने वाला है आपको, तभी फायदा मिलने वाला है। सो इसमें से राइट आंसर क्या है, वर्क हार्डन्ड, वो है ब्रास। ये वर्क हार्डन्ड क्या होता है? वर्क हार्डन होता है जब आप उसके ऊपर कोई काम करें, जब पहले वो उसमें इतनी हार्डनेस नहीं है या उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप जब उसको खींचोगे, वर्क करोगे उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है, उसको हम वर्क हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं, वर्क हार्डनिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ब्रास इज द राइट आंसर। अब ये वो चीजें हैं जो हमने सीधा सीधा माइंड के अंदर बिठानी है, इसको कभी नहीं पढ़ते हम, ये हमारी चीजें हैं
जो माइंड के अंदर सीधा सीधा बैठनी चाहिए। ओके, स्टील कैन बी हार्डेड क्विकली बाय डैश प्रोसेस, कार्बोराइजिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या नन ऑफ दीस। स्टील कैसे हार्ड किया जा सकता है? जल्दी से आप भी रिप्लाई करो बेटा। 10 किसने किया? 9th का बी, शाबाश। 9th का सी बेटा, 9th का सी। हाँ शाबाश। तो मेरे साथ करते रहो तभी आपको फायदा मिलने वाला है। 10th का देखिए देखिए देखिए, 10th का आपको स्टील हार्डन करना है क्विकली, क्विकली लिखा हुआ है, क्विकली। तो इसके लिए इंडक्शन हार्डनिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। इंडक्शन हार्डनिंग सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, जिसमें आप जल्दी से गर्म करके उसको ठंडा कर दोगे। तो वो एक पॉइंट पे इंडक्शन हार्डनिंग करता है। तो आपको चाहे रुको रुको, आपको ये जो चीजें हैं वो दिखाता हूं। इंडक्शन हार्डनिंग देखो, यहां पे आप एक बार देख लो, उससे आपको चीज समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये होती है प्रोसेस, बहुत ही तेज इसको गर्म किया जाता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड पर गर्म किया जाता है। यहां पे देखिए, ये देखिए गर्म, आपको आई होप ये इमेजेस दिख रही हो। ओके, थोड़ा सा अगर आपको लाइट इंक्रीज करके दिखाता हूं। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं इंडक्शन हार्डनिंग में, आप देखते हो यहां पर। ओके, थोड़ा सा कम। ओके, चलिए इसमें देखिए, तो ये देखिए गर्म कर रहे हैं अचानक से, ये देखो एक जगह पे पूरी स्पीड पे गर्म करते हैं और अचानक से ठंडा कर देते हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इंडक्शन हार्डनिंग कर रहे हैं। तो ये सारी इंडक्शन हार्डनिंग होती है। तो इंडक्शन हार्डनिंग के अंदर हीट ट्रीटमेंट यूज फॉर मेटल, तो इसमें हम जो मेटल को गर्म करते हैं वो इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करते हैं। तो इस तरह से आप इंडक्शन हार्डनिंग को समझ सकते हैं। तो मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा, ये नहीं है कि सिर्फ आपको एमसीक्यू सीधा करवा दूं, आपको समझाऊंगा भी साथ साथ, तो आपको ये भी फायदा मिलने वाला है। 11वें का देखते हैं। डैश इज द सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस गिव्स मैक्सिमम हार्डनेस टू द सरफेस। मैक्सिमम हार्डनेस कौन सा देगा? पैक हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग या इंडक्शन हार्डनिंग? तो 11th का जल्दी से रिप्लाई करें। 11th का तो हमारे पास पैक हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग या इंडक्शन हार्डनिंग। तो आपको याद रखना है, इसमें साइनाइडिंग जो होता है, वो सबसे ज्यादा सरफेस हार्डनिंग देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप कार्बन ऐड कर रहे हो। कार्बन जब ऐड कर रहे हो तो उसके कारण क्या होगा? उसके अंदर की उसकी सरफेस की हार्डनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। ओके, कर जाएगी। चलिए आगे, इसको थोड़ा सा जूम कर लें। चलिए आगे देखिए, हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एज हार्डनिंग इज रिलेटेड? एज हार्डनिंग से रिलेटेड क्या है? कास्ट आयरन, गन मेटल, ड्यूरेलियम, जर्मन सिल्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्विक रिप्लाई करेंगे बेटा। हमारे पास काफी डिटेल भी होती है। ओके, इसको एज हार्डनिंग को प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग भी कहते हैं। ओके, जल्दी से लिखें इसको। ओके, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्यूरेलियम इज द राइट आंसर। ड्यूरेलियम इज द राइट आंसर। देखिए, इसका नाम जो है, इसको आप ऊपर से आता है, जो 2 मिनट अलग से कर लेते हैं। इसको आप एज हार्डनिंग को आप प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एज हार्डनिंग को प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग भी कहते हैं। ओके, प्रेसिपिटेशन ये क्यों काम आता है? ये काम आता है कि अगर आप यील्ड पॉइंट को इंक्रीज करना चाहते हो, यील्ड पॉइंट को किसी चीज को इंक्रीज करना चाहते हो, तब हम यूज कर सके इसको कि उसका यील्ड पॉइंट बढ़ जाए। जो भी मेलेबल होते हैं मटेरियल, मेलेबल होते हैं, उन मटेरियल्स के ऊपर ये करते हैं। जैसे कि ड्यूरेलियम है, तो ये क्या है? मेलेबल है। तो हम क्या करेंगे? ड्यूरेलियम जैसे चीज को, इसको हम एज हार्डनिंग करेंगे। क्या करेंगे? एज हार्डनिंग करेंगे। 13 का देखें, 13 का नेक्स्ट
डैश इज एडेड टू रेज द यील्ड पॉइंट ऑफ लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील में क्या ऐड करें कि यील्ड पॉइंट बढ़े? सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस या सल्फर? जल्दी से क्विक। ठीक है, अभी आप पीछे क्यों चल रहे हो यार, 11 पे चल रहे हो अभी, आप भी साथ साथ जल्दी से क्विक क्विक। ओके चलिए जल्दी से। तो हमने अभी कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम किसी चीज की यील्ड पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसे बढ़ा सकते हैं? हम उसके अंदर फॉस्फोरस को ऐड करें। तो याद रखें, फॉस्फोरस किसके लिए होगा? यील्ड पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए लो कार्बन स्टील के। लो कार्बन स्टील के अगर आप रेज करना चाहते हो यील्ड पॉइंट को, तो फॉस्फोरस इज द राइट आंसर। फॉस्फोरस इज द राइट आंसर। कार्बन स्टील क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग कार्बन इन स्टील, by alloy of iron and carbon with varying quantity of phosphorus and sulfur, purer than cast iron, या none of these। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन स्टील का राइट आंसर क्या होगा? 14th का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्विक। बेटा जो भी आप लाइव हैं, जिनको आता है वो तो रिप्लाई करो, जिनको आता है वो रिप्लाई करो, बाकी नहीं करना चाहते चलो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो। शाबाश। सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ये एक अलॉय है, कार्बन स्टील क्या है? एक अलॉय है। आयरन और कार्बन को मिक्स क्वांटिटी, वेरिंग क्वांटिटी है, और इसके अंदर फॉस्फोरस और सल्फर ऐड करते हैं। स्टील whose elements are used for purpose of modifying the mechanical properties of plain carbon steel is, वो स्टील जिसका एलिमेंट्स यूज करते हैं किसके लिए? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन कार्बन स्टील यूज के लिए, पर्पस उसके लिए करते हैं, मॉडिफाई करने के लिए। अलॉय स्टील, इनवार, स्टेनलेस स्टील या हाई स्पीड स्टील? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्विक क्विक क्विक, शाबाश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलॉय स्टील। अलॉय स्टील होता है हमारे पास इसका राइट आंसर। The essential ingredient of any hardened steel is, तो हमारे पास essential जो ingredient होंगे hardened स्टील के, तो उसके लिए क्या होगा? ऑस्टेनाइट, परलाइट, मार्टनसाइट या सीमेंटाइट? इसका राइट आंसर क्या होगा? एसेंशियल ग्रेड इंग्रेडिएंट क्या डालें उसके अंदर? हार्डन्ड स्टील बने, तो इसके अंदर मार्टनसाइट, इसके अंदर मार्टनसाइट। देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमसीक्यू कर रहे हैं सीधा, आपको भी एक बार जरूर कहूंगा, आप जो ऑल इन वन एईजेई कोर्स है उसके अंदर आपको तो मटेरियल साइंस को कंप्लीट पढ़ लो पहले, बिना पढ़े मत कर लेना। अब आपको मार्टनसाइट ही नहीं पता तो आप करोगे क्या? आपको सीमेंटाइट मतलब ही नहीं पता, परलाइट पता ही नहीं, ऑस्टेनाइट पता ही नहीं, तो भाई टींडे लेने आए यहाँ पे, क्या लेने आए? कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। इनको पढ़ने से, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। 17th का देखिए, नेक्स्ट चलते हैं 17th का। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय ऑस्टेम्परिंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऑस्टेम्परिंग प्रोसेस के साथ बेनाइट, ट्रूस्टाइट, मार्टनसाइट या सोरबाइट हमारे पास मिलता है। तो 17 का इसमें डिटेल बताइए जल्दी से, जल्दी से। तो ऑस्टेम्परिंग के साथ हमें जो मिलेगा वो मिलेगा पेनाइट मिलेगा। ऑस्टेम्परिंग हम जब करते हैं, इसमें क्या करते हैं हमारे पास, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको जब क्वेंच करेंगे तो हमारे पास मतलब ठंडे करने की प्रोसेस, जैसे मैं ट्रिपल टी डायग्राम में आपको बेनाइट दिखा रहा था, उसके अंदर ऑस्टेम्परिंग प्रोसेस उसे कहते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट में उसको बेनाइट बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? बेनाइट बोलेंगे। उसके बाद उसका बेनाइट आएगा। चलिए आगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको। द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय विच द मटीरियल रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऐसा कभी आता नहीं है, पता नहीं 2022 में क्यों पूछ लिया। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, तो हमारे पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जब हम लोड लगाएं
तो वो खिंच जाए, और जब हम लोड छोड़ दें तो वो वापस चले जाए, इलास्टिसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी, जब हम किसी के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो वहीं पे रुक जाए, वापस ना आए, प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी, कि वो तारें बनाई जा सके, खींची जा सके, आप वायर्स बना सको। हार्डनेस, कि उसके ऊपर स्क्रैचिंग वगैरह ना पड़े। इन द कॉन्टेक्स्ट, नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज हाईली रेलेवेंट। इसके अंदर रेलेवेंट है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डिक्रीजेस स्ट्रेंथ, मैग्नीज डालने से स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डज नॉट इन्फ्लुएंस द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, अगर कार्बन है तो इसमें हीट ट्रीटमेंट में कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंटेंट इंपार्ट स्ट्रेंथ टू द आयरन, इसके कारण आयरन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड इंप्रूव क्रोजन रेजिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से क्विक आप भी मेरे साथ करें। तो कार्बन बढ़ने से हमें पता है स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है आयरन की, कार्बन बढ़ने से स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, मतलब हार्डनेस उसकी इंक्रीज करती है। कार्बन जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे स्टील की स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट, हर चीज की एक लिमिट है, आपको पता है। इस दुनिया में क्या बात है यार, मतलब क्या उस नेचर ने, जो भी आप कह लो, उस नेचर ने क्या बनाया है, हर चीज की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही रखी है। तो हमारे पास कार्बन की भी हम देखते हैं तो 2% तक स्टील बनता है, उसके बाद कास्ट आयरन बनने लग जाता है। स्टील, अब अगर कहे भाई अगर क्यों यार, क्यों, मतलब क्यों किया नेचर ने ऐसे, और ज्यादा स्टील, स्टील और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, हम इतना सा पतला सा पतलू सा स्टील कहीं लगाते, उसके ऊपर खड़े हो जाते, पतली सी एक, मान लीजिए एक पतली सी प्लेट लगाते, उसको कहीं पे उसको बनाने के लिए हमारे पास मान लीजिए ब्रिज बनाना है, ओवर ब्रिज बनाना है, स्ट्रेंथ होती है उसमें, टूटता ना, ऐसा कुछ नहीं। तो स्टील का एक लिमिट दे दिया, 2% कार्बन तक हमारे पास दे दिया, उसके बाद वो कास्ट आयरन में बदलने लग गया। ओके, 20th देखते हैं। इट इज डैश इज कॉल्ड स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन, तो उसमें मेलेबल कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन या ग्रे कास्ट आयरन। तो नेक्स्ट हमारे पास 20th, हाँ 20th का बताइए। तो इसका क्या करेंगे, स्फेरॉइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन क्या कहते हैं, डक्टाइल कास्ट आयरन को हम बोलते हैं, इसको डक्टाइल कास्ट आयरन को ये चीज बोलते हैं। चलिए, परसेंटेज इलोंगेशन मेजर्ड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग इंडिकेट्स, तो हमारे पास अगर कहता है टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं, कितनी परसेंट इलोंगेशन हो रही है, तो उसको मेलेबिलिटी, क्रीप, डक्टिलिटी या फैटीग स्ट्रेंथ बोलेंगे, मतलब कितने परसेंट की इलोंगेशन उसके अंदर हो रही है, उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, उसको डक्टिलिटी बोलेंगे। क्या उसमें परसेंटेज डक्टिलिटी, कितनी डक्टिलिटी है। ओके, आइडेंटिफाई द मेथड बाय विच द स्टील इज नॉट क्लासिफाइड, तो वो कौन से मतलब मेथड है जिसके कारण हम उसको स्टील को क्लासिफाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शंस हम देख लेंगे। ओके, चलिए आगे यहाँ पे देखिए, स्टील को क्लासिफाई करने के लिए बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, बेस्ड ऑन नॉच टफनेस, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, बेस्ड ऑन हीट ट्रीटमेंट। तो ये देखिए केमिकल कंपोजिशन हमारे पास टफनेस के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के मेथड से आपसे होता है, लेकिन हीट ट्रीटमेंट के हिसाब से नहीं होता है। डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज इन स्टील, इसमें से कौन सा स्टील का फेज नहीं है, स्टील का फेज नहीं है, परलाइट, ऑस्टेनाइट, मार्टनसाइट, लेमोनाइट। अरे मेरे बच्चे, लेमोनाइट, लेमोनाइट क्या नाम रखा है ना, लेमोनाइट। हम वो सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे पड़ा यार, एक बार बताता हूँ, आप में से जो तो अमीर घर से हैं उनको तो पता ही होगा, जो मेरे जैसे पहले गरीब घरों में से जन्मे हैं, भाई इतनी भी बड़ी बात नहीं है पैसा आना, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मतलब पैसा अगर आपके पास है ना, तो आपको सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जा सकता है, सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है हमें। मतलब एक बार मतलब अपनी फैमिली के साथ, तो वहां पे किसी रेस्टोरेंट में थे, क्या है, हम थोड़े से पहली बार रेस्टोरेंट थोड़े से बड़ों में जाने लगे, तो वहां पे कहते हैं लेमोनेड दे दो, लेमोनेड। मैंने बोला भाई लेमोनेड पता नहीं क्या बड़ी चीज होगी, है ना। वो वहां पे लिखा हुआ 80 रुपए का गिलास है जी, लेमोनेड है कुछ, है ना, ऐसा कुछ नाम था, लेमोनेड। तो बाद में पता लगा वो 80 रुपए का नींबू पानी दे रहा था, एक नींबू, चीनी और नमक घोल के दे दिया, लो जी लेमोनेड बन गया।
तो वहां पे पता लगा सारा पैसे आ गए, वो लोग बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद, है ना। तो ये लेमोनेड, इससे ये याद आ गया मुझे। तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब इंग्लिश नाम बोल के और आपको वही चीज पकड़ा दे जो घर पे कुछ भी नहीं पैसे लग रहे होते उसके। चलिए आगे। वाइल लोडिंग, आगे चलते हैं। वाइल कहाँ चला गया ये ना, वाइल लोडिंग डैश मटेरियल अंडरगो फ्रैक्चर आफ्टर लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। कहता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास उसके अंदर फ्रैक्चर आता है। आइसोट्रोपिक, प्लास्टिक, हमारे पास ब्रिटल या डक्टाइल। सो डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं पहले खींचे जाते हैं, बहुत ज्यादा खींचे जाते हैं, खींचे जाने के बाद उसके बाद काफी डिफॉर्मेशन आने के बाद उसके अंदर फ्रैक्चर आता है। 25th का देखते हैं। डैश इज द एबिलिटी ऑफ स्टील टू रेजिस्ट स्ट्रेस दैट आर रिवर्सल इन नेचर। तो हमारे पास वो कहता है एबिलिटी है रेजिस्ट, स्ट्रेस को रेजिस्ट करने की जो रिवर्सल इन नेचर हो। तो इसका इंपैक्ट स्ट्रेंथ, फैटिग स्ट्रेंथ, हार्डनेस या टफनेस, इसमें से राइट आंसर। जल्दी से आप भी रिप्लाई करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर 5 सेकंड, 5 सेकंड है नहीं, चलिए फैटिग स्ट्रेंथ इज द राइट आंसर। फैटिग स्ट्रेंथ, हम उसको फैटिग स्ट्रेंथ बोलते हैं जब रिवर्सल नेचर के ऊपर हम उसके अंदर स्ट्रेसेस डालते हैं। ओके, आगे चलते हैं। 26th देखते हैं। व्हाट इज डक्टिलिटी इन स्टील? स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द रिनल लेंथ, रेशियो ऑफ अल्टीमेट टू योर यील्ड स्ट्रेस, अमाउंट ऑफ स्ट्रेन मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर फ्रैक्चर। तो डक्टिलिटी स्टील में क्या कहलाएगी? डक्टिलिटी क्या कहलाएगी? तो डक्टिलिटी हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, कितना स्ट्रेन आप पैदा कर रहे हो मटेरियल में, कैन विथस्टैंड बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से पहले पहले कितना वो स्ट्रेन सहन कर सकता है, कितना स्ट्रेन वो बना सकता है, इसको हम क्या कहेंगे हमारे पास कि वो उसकी डक्टिलिटी है। क्या है? उसकी डक्टिलिटी है। ओके, चलिए आगे 27th का देखते हैं। 27th का डैश इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड। तो हमारे पास क्या है कि अगर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो उसको रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट करता है एक्सटर्नल लोड। स्टिफनेस, ब्रिटलनेस, रेजिलेंस या टफनेस। टफनेस, जल्दी से, ये तो आसान है यार, जो आसान क्वेश्चन है उनका तो आप रिप्लाई करें, जो आसान है क्वेश्चन उनका आप रिप्लाई करें तो बहुत अच्छा होता है। चलिए, तो हम रेजिस्ट करना किसी चीज को कि वो उसके अंदर रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो उसको हम कहेंगे स्टिफनेस। तो वो कितना स्टिफ है, कितना बॉडी उसकी स्टिफ है कि वो कितना लोड सहन कर रही है 1 mm हिलने के लिए या थोड़ा सा भी हिलने के लिए, कितना वो सहन कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास उसमें स्टिफनेस है। ओके, तो स्टिफनेस है। डैश चलते हैं, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस अलॉय? इसमें से नॉट अ नॉन फेरस, अजीब सी ना, नॉट अ नॉन फेरस। टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या स्टेनलेस स्टील। तो आप पढ़ो क्वेश्चन को, नॉट। अभी कंफ्यूजन कहां होती? अभी नहीं होगी कंफ्यूजन, आप समझोगे ना, अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी। ये कंफ्यूजन कब होती है? ये होती है जब स्पीड पे पढ़ते हैं, यहां नहीं होगी। यहां तो प्रेशर इतना भी नहीं है आपके ऊपर, गलत हो सही हो कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। प्रेशर होता है जब एग्जाम में, तो जल्दी से नॉट नॉन नॉन फेरस, नॉन फेरस कौन सा है? तो बंदे के दिमाग में नॉन फेरस चल रहा है। ओके, सॉरी 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 ओके, चलिए सॉरी। स्टेनलेस स्टील इज द राइट आंसर। तो हमारे पास क्या होता है? स्टेनलेस स्टील एक फेरस अलॉय है, तो नॉट अ नॉन फेरस अलॉय, तो वो फेरस अलॉय बन गया। तो सीधा फेरस अलॉय पूछता ज्यादा अच्छा होता है। चलिए, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको यही काम करते हैं ये लोग, बहुत धोखा करते हैं आपके साथ। ओके, चलिए थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। ओके, चलिए यहां पे सही दिख रहा होगा। Which of the following metal contains chromium as its major alloying element? तो क्रोमियम जो है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर डाला जाता है? alloying element, following metal contain chromium. ओके,
मेटल क्या अलॉय होना चाहिए, कॉपर, टाइटेनियम, कार्बन स्टील या स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम सबसे ज्यादा किसके अंदर डाला जाता है, क्रोमियम डाला जाता है, वो हमें पता है सबको कि वो हमारे पास क्रोजन रेजिस्टेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है, क्रोजन रेजिस्टेंस के लिए होता है। अब क्रोजन रेजिस्टेंस के लिए अगर आप क्रोमियम उसके अंदर डाल रहे हो तो वो क्या आएगा, स्टेनलेस स्टील हमारे पास आएगा, वो आएगा स्टेनलेस स्टील हमारे पास आएगा। ओके, 30th क्वेश्चन देखिए, गामा आयरन हैज डैश स्ट्रक्चर, गामा आयरन के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये इजी सा क्वेश्चन हमारे पास, बीसीसी, एचसीपी, एससी, एफसीसी, तो एफसीसी इज द राइट आंसर, एफसीसी इज द राइट आंसर। ओके, एफसीसी इज द राइट आंसर। जस्ट होल्ड ऑन बच्चे, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिपल टी कर्व्स। तो 31 क्वेश्चन जो है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल टी कर्व आर डैश कर्व। तो हमारे पास ट्रिपल टी आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सॉरी ये कहां चला गया, कौन सा था, पीछे जाना पड़ेगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये रहा। ओके, ट्रिपल टी कर्व आर डैश कर्व, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक या आइसोकोरिक। सो आइसोथर्मल इज द राइट आंसर। तो ये एक देखिए, ट्रिपल टी कर्व की जब आप बात करते हो तो हमारे पास कोई भी चीज जो पहले गर्म करनी है, फिर उसको ठंडा करना है, ठंडा करते हुए एक टेम्परेचर पे होल्ड करना है, किसी एक टेम्परेचर पे होल्ड करना है, तो उसको हम आइसोथर्मल इसलिए बोलते हैं। आइसोथर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने क्या करना है, होल्ड करना है उसको उस टेम्परेचर पर। ओके, एंड क्योंकि एक बच्चे का यही था, सर क्या है गर्म करने के बाद ठंडा ही कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल कैसे हुआ, हम करते हैं ठंडा करते वक्त उसे एक टेम्परेचर पर होल्ड करते हैं, इसलिए उसको आइसोथर्मल कहते हैं। एंड द अलॉय ऑफ निकल एंड आयरन दैट इज easily magnetized and demagnetized and can also be used in electrical equipment is। तो हमारे पास कहता है alloy of nickel and iron, आयरन और निकल क्या alloy है, आयरन और निकल का alloy है, that is easily magnetized, मैग्नेटाइज करते हैं and demagnetize कर सकते हैं, can also be used in electrical equipment। नाइफ कैसा लिखा है, पर्मोलॉय, सुपर मलॉय, सुपर या अल्निको। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, 30 सेकंड का, 30 सेकंड का हमारे पास क्या होगा, तो इसको हम परमोलॉय कहते हैं, परमोलॉय कहते हैं, परमोलॉय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 33। टूल स्टील कंटेन कार्बन इन द रेंज ऑफ, टूल स्टील के अंदर कार्बन किस रेंज में होती है, 0.5 से 1.5, 0.3 से 0.6, 0.2 से 0.9 या 0.1 से लेके 0.3 तक। तो इसका रेंज क्या होगा टूल स्टील का, तो टूल स्टील का कार्बन याद रखें 0.5 से 1.5 तक होती है। 33 का थोड़ी सी और इसके अंदर जानकारी यही है कि कार्बन, हाँ 33 का ये, शाबाश। तो ए इज द राइट आंसर। तो टूल स्टील के अंदर अगर कार्बन जो है वो आप याद रखना चाहते हैं तो हमारे पास टूल जो है, मतलब टूल्स जो होते हैं तो उसको बनाने के लिए स्पेशल होता है कि इसी के अंदर रेंज के अंदर हमारे पास रहना चाहिए। ओके, रहना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। ओके, कौन सा आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सीमेंटाइट, सीमेंटाइट बहुत बार हमने किया है, F3C, F3C। क्रोमियम इन स्टेनलेस स्टील प्रोवाइड्स, तो क्रोमियम डालने से क्या होता है, क्रोजन रेजिस्टेंस। ये तो बहुत बार पूछते हैं, पता नहीं क्यों एसएससी को इससे क्वेश्चन से प्यार होता है। अ कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन कॉल्ड आयरन कार्बाइड इज ऑल्सो नोन एज मार्टनसाइट, बेनाइट, फेराइट या सीमेंटाइट। तो कंपाउंड जो बनता है, क्या बनता है, हमारे पास कंपाउंड बनता है किसी चीज का, आयरन और कार्बाइड को मिलाकर, आयरन और आयरन कार्बाइड को मिलाकर सीमेंटाइड बनता है। ये एक कंपाउंड बनता है जो हमारे पास 6.67% से ज्यादा जब होता है कार्बन, तो हमारे पास वो एक सीमेंटाइट बनाता है, उसको कंपाउंड को सीमेंटाइट बोलेंगे। ओके, सीमेंटाइट बोलेंगे। ओके, चलिए आगे।
ओके, नेक्स्ट है इन स्टील द सिंबल इंडिकेट हीट ट्रीटेबल प्लेन कार्बन स्टील फॉर द स्प्रिंग इज। तो सीसी, सीएस, सी या सीई। तो इसका एक नाम है कार्बन स्टील, जब हम इसमें लिखते हैं तो सीएस होता है। ये हम इसको स्टील फॉर स्प्रिंग जब होता है तो सीएस लिख देते हैं, उसको सीएस लिख देते हैं। हार्डनेस इज द इंड्यूस विद इन द गियर टीथ टू प्रोवाइड। देखिए गियर टीथ के ऊपर हार्डनेस, देखिए इसके ऊपर मटेरियल साइंस चाहे ऑल इन वन ईजेई कोर्स, इसके अंदर आपको ये पूरा मैंने वीडियो के अंदर समझाया था सरफेस हार्डनेस क्यों करनी है, ताकि वियर से हम बच सके, वियर वगैरह से हम बच सके, जो हमारे पास है वियर एंड टियर होता है उससे हम बच सके। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्टील इज जनरली यूज फॉर कनेक्टिंग रॉड्स, क्रैंकशाफ्ट एंड एक्सेल कंपोनेंट। तो रट्टा क्वेश्चन है, अगेन ऐसा क्वेश्चन जो है रट्टे मारे होते हैं हमने। मीडियम कार्बन स्टील से बनता है, मीडियम कार्बन स्टील। एक बच्चा कहता है सर याद क्यों नहीं होता, मतलब हमने दिक्कत ये है बच्चे, इसकी लिमिट नहीं है कि कितनी कौन सी चीज किससे, कई अलग अलग चीजों से बनती है, कहीं देखो प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जो जिस कंपनी में काम करने लग जाता है उसका तो नॉलेज मिल जाती है, लेकिन आपने कभी काम ही नहीं किया किसी कंपनी के अंदर, कभी देखा ही नहीं कुछ बनते, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन ये तो मेमोरी में बिठाना है, पैसा अगर कमाना है भाई साहब। कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट इन आयरन मोर देन 4.3, 4.3% कार्बन से ज्यादा अगर हमारे पास होता है, 4.3 हमने कल भी करा था, इसके मटेरियल साइंस में हमने करा था आयरन कार्बन डायग्राम में, तो उसको क्या कहते हैं, मोर देन है। देखिए मोर देन ज्यादा है, तो हाइपर, हाइपर कौन सा, यूटेक्टिक, यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन ये रहा। तो हमारे पास जो है 40th जो है उसका सी इज द राइट आंसर, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। द मेटास्टेबल एग्रीगेट कंसिस्टिंग ऑफ सुपर सैचुरेटेड फेराइट इन विच कार्बन हैज फाइनली प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ। अब ये ऐसी चीज है जो हमने समझी नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल आगे चले जाते हैं, कुछ जो हमने पढ़ना होता है इसमें जो वर्डिंग है थोड़ी सी अजीब सी है। मेटास्टेबल एग्रीगेटेड कंसिस्टिंग ऑफ सुपर सैचुरेटेड फेराइट इन विच कार्बन हैज बीन फाइनली प्रेसिपिटेटेड। तो जहां पे प्रेसिपिटेटेड कार्बन की बात आ जाए तो बेनाइट आपने आंसर लगाना है। तो क्या लगाना है, बेनाइट हमने लगाना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। When solidification starts, iron will appear in the form of। देखिए solidification जब होती है, हमने करा हुआ ये सब कुछ, ये सब कुछ हमने करा हुआ है। हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा, यहाँ पे हमारे पास गामा आयरन आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जब देखेंगे तो हमारे पास एक डेल्टा आयरन बनता है, उसके ऊपर लिक्विड होता है, लिक्विड सबसे पहले डेल्टा में बदलता है, लिक्विड सबसे पहले डेल्टा में बदलता है। तो हम इसको देख ले तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा आयरन, डेल्टा। ओके, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लो कार्बन लो अलॉय स्टील 48XX। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए ग्रेडिंग है स्टील की, जब लो अलॉय स्टील है इसकी ग्रेडिंग होती है, ये आपको अलग से या तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसकी ग्रेडिंग कैसे करनी है। लेकिन आपको अभी के लिए एक बार रट्टाफिकेशन नहीं है और कुछ नहीं कर सकते आप इसका अभी से, अभी के लिए तो इसका सी इज द राइट आंसर। निकिल 3.5% और मोलिब्डेनम 0.25% हमारे पास होता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जल्दी से आप देख लीजिए। ये रहा जी, HS6525 इंडिकेट्स हाई स्पीड स्टील कंटेनिंग। तो ये क्या क्या इसके अंदर होता है, तो आपको मीडियम कार्बन स्टील में, देखिए कार्बन स्टील में ना हमने 2-3 अलग अलग तरह के स्टील पढ़े थे, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बार टाइप ऑफ स्टील वाली वीडियो देखिए मटेरियल साइंस के अंदर, पूरे स्टील के जितने टाइप्स है सारे मैंने करवा रखे हैं। तो सारे स्टील के टाइप्स है जो सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूं पहले वीडियोस देख लो तभी आगे आइए, ऐसे कोई फायदा नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। तो 6% हमारे पास टंगस्टन, मोलिब्डेनम 5%, वेनेडियम 2% और कोबाल्ट 5%। तो ये हमारे पास इसका HSS का ये इस तरह से बनता है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं 45 का। 1841 हाई स्पीड स्टील कंटेन। 1841 में क्या है कि 4% कार्बन, 5% वेनेडियम, 4% क्रोमियम या 0.7% टंगस्टन होता है। तो 45 का हमारे पास राइट आंसर क्या है, 4% हमारे पास क्रोमियम होता है, 4% क्रोमियम होता है। अरे मेरे बाप, ये ऊपर काम शुरू हो गया है, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, ये ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको। बीच में ना शोर आ रहा है, एक बार बताना, आवाज आ रही है, कोई डिस्टरबेंस आ रही है? अगर डिस्टरबेंस आ रही है तो बताइए, नहीं तो हम, ये डिस्टरबेंस थोड़ा ना ऊपर फ्लोर वालों को प्रॉब्लम आई है, वो खड़खड़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 46 का। डैश इज अ कॉपर फ्री अलॉय। कॉपर फ्री अलॉय किसे कहते हैं? जर्मन सिल्वर, मोन्स मेटल, व्हाइट मेटल या गन मेटल। कॉपर फ्री मतलब उसके अंदर कॉपर है ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो वो व्हाइट मेटल होता है। वो क्या होता है? व्हाइट मेटल होता है। बेटा ज्यादा शोर आ रहा है क्या? 47, which of the following is not a thermoplastic material? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल इसमें से नहीं है। पॉलीथीन, पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्ट्रीन या पॉलीप्रोपलीन। ओके, ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के आप इसमें से होते हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, तो पॉलीस्टाइरीन जो है वो इसका नहीं, थर्मोप्लास्टिक में नहीं आता, पॉलीस्टाइरीन इसके अंदर नहीं आता है। Which of the following is not a thermoset material? इसमें से थर्मोसेट मटेरियल कौन सा नहीं है? फेनोलिक रेजिन, फॉर्मेहाइड, जो स्पेलिंग तो मुझे लगता है फॉर्मेल्हाइड, तो कोई, चलो, बेकेलाइट और नाइलॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का बेटा, 48 का। जो रिप्लाई कर सकता है वो रिप्लाई जरूर करे। 48 का तो नाइलॉन जो होता है, नाइलॉन आपको पता है, आपने सुना होगा, थर्मोसेट के अंदर नहीं आता। 49 का डैश इज नॉट अ सिरेमिक मटेरियल। ग्लास, बेकेलाइट, क्ले, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये इसमें से कौन सा नहीं पूछा हुआ है? तो बी इज द राइट आंसर। बेकेलाइट जो है वो एक सिरेमिक नहीं है, सिरेमिक नहीं है। 50th, the ability of body to absorb energy and to deform plastically without fracturing is known as। तो कहता है एबिलिटी ऑफ बॉडी अब्सॉर्ब करनी है, एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग। तो क्रीप, प्लास्टिसिटी, टफनेस या इलास्टिसिटी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारे पास क्या होगा? एब्सॉर्ब करता है और एनर्जी डिफॉर्म नहीं होता, डिफॉर्म नहीं होता। तो 50th का डी इज द राइट आंसर, टफनेस इज द राइट आंसर। ओके, तो आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, कल भी 50 क्वेश्चन और करके 100-150 क्वेश्चन कर देंगे। और आप में से जिन्होंने ये बुक ऑर्डर नहीं की है, अगर आप इस बुक को चाहते हैं तो बुक ऑर्डर कर लीजिए, मैं आपको लिंक में दे देंगे और इस बुक को आप अपने घर पा सकते हैं। ये मेरे द्वारा लिखी गई बुक है, छोटी सी प्यारी सी फोटो भी लगाई मैंने अपनी। ठीक है, ठीक है जी, कल दोबारा मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं? चलिए, थैंक यू।